जब से आप कवर्धा में आए हो, आपका जो दुर्ग भिलाई वाला अवतार देखने को नहीं मिल रहा है। लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। कमेंट भी आता है कि जो कबीर धाम में भी, कवर्धा में भी ऐसा थोड़ा करिए सर, ऐसा करके। तो अभी यहाँ इतना देर क्यों हो रहा है वैसा रूप? नमस्कार, जय जोहर दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आप लोग देख रहे हैं हमारा मोर मितान चैनल। आज हमारे बीच में है हमारे भारत देश के बहुत ही फेमस आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर, और आज उनसे बातें करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। और आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि सर कितना फेमस है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही होगा अपराधियों की क्लास कैसे लगाते हैं, कैसे वाहन चेकिंग के दौरान जो है हेलमेट जो नहीं लगाते थे उन लोगों को कैसे जो है दिशा निर्देश देते थे। तो आज अब इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है कैसे जो है पढ़ाई करके ये आज आईपीएस अधिकारी बने हैं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले में एसपी पद में कार्यरत है। तो अब ज़्यादा देर ना बात करते हुए सीधा हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप के बारे में हम जानना ये चाहेंगे कि आपका जो है जन्म कहाँ हुआ है, कब का जन्म है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा ये सब बताइए सर। मैं बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक छोटा सा गांव है नावकोठी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो हैं वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर थे। लगातार भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ के बच्चों के साथ रह के मेरी पढ़ाई हुई है केंद्रीय विद्यालय में। अलग अलग राज्यों में रामगढ़, झारखंड, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, पुणे, महाराष्ट्र, गोवा और नई दिल्ली 5 जगह रह के मैंने स्कूलिंग की है 1 से लेकर 12 तक केंद्रीय विद्यालय में। और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने 99-2005 के में एमबीबीएस किया। और 2006-2009 के बीच में मैंने एमडी साइकेट्री जो है एम्स न्यू दिल्ली जो प्रतिष्ठित संस्थान है मेडिकल का, वहाँ से मैंने एमडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली के प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद मैंने 2012 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और छत्तीसगढ़ काडर मिला जी। छत्तीसगढ़ में आने के बाद यहाँ मैंने दुर्ग से प्रोबेशनल पीरियड किया। उसके बाद महासमुंद में सेवाएं दी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में दंतेवाड़ा गया। और उसके बाद कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और अभी कवर्धा में 5वां जिला मेरा पुलिस अधीक्षक के रूप में है। जी सर, इससे पहले आप दुर्ग ज़िले में थे तो हम देखते थे कि अब जब से आपका जो है यहाँ हुआ है, कबीरधाम में आना हुआ है, दुर्ग भिलाई के लोग काफ़ी आपको मिस करते हैं सर। कमेंट के माध्यम से देखने को मिलता है कि सर आप चले गए, हम आपको बहुत मिस करते हैं। आपका वो जो तरीका था बहुत पसंद करते हैं, ना केवल दुर्ग भिलाई बल्कि पूरे भारत में। आप ये बताइए सर, आप जो है पढ़ाई करते थे उस दौरान कैसे जो है आपकी तैयारियां रहती थी, चाहे हम स्कूली की बात करें, स्कूली लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, और जब यूपीएससी की तैयारी करते तो कैसे आपका जो पढ़ाई करने का तरीका था ताकि लोगों को पता चले? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे, पापा मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा इंजीनियर थे। लगातार पढ़ाई पे घर में फोकस था। मेरा छोटा भाई भी भारतीय वन सेवा में मध्य प्रदेश काडर में बालाघाट डीएफओ है। मेरी बहन भी उसने भी एमबीबीएस और एमएस किया है ऑफ गायनी में। पूरे परिवार में हमेशा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी जाती थी। मेरा घर में हमेशा सपोर्ट रहा है, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे हो सकता है। मेरा हमेशा मानना है कि हम जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करें। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें आर्ट्स की क्या ज़रूरत, हमें इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत। सारी पढ़ाई बाद में काम आती है, इसीलिए वो सिलेबस का पार्ट रहता है। और इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सभी को समझ के पढ़ें, कंसेप्ट बना के पढ़ें। यही कारण था कि मैं यूपीएससी की, जब मैंने +2 मैंने 99 में किया और उसके 13 साल बाद यूपीएससी की तैयारी की, तब भी क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी स्कूल में अच्छी तरह पढ़ा था, कंसेप्ट थे, तो उसको जल्दी मैं समझ पाया और जल्दी कोर्स कंप्लीट कर पाया। उसी तरह से लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रांजिशन जो होता है, 10th के बाद 11th-12th का सिलेबस बहुत तेज़ी से चेंज होता है। काफ़ी बच्चे 10th तक स्कूल में अच्छा करते हैं, फिर 11th-12th के सिलेबस का कोप नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वैसे एक दूसरा ट्रांजिशन आता है 12th के बाद, जब हम कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, सिलेबस बहुत तेज़ी से चेंज होता है। काफ़ी बच्चों में कंपटीशन होता है, सारे अच्छे बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। स्कूल में हम टॉपर्स भी रहते हैं तो हमें मुश्किलातें आ सकती हैं। मैं एमबीबीएस में खुद 2 बार फेल हुआ, फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में। ये दिखाता है कि कभी भी आदमी को असफलताओं से जो है
मोरल अपना डाउन नहीं करना चाहिए, क्यों हम असफल हुए उसके बारे में सोचना चाहिए और अधिक ऊर्जा के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ अच्छे दोस्त रखने चाहिए जो हमें विषम परिस्थितियों में हमारा साथ निभाएं। फैमिली के साथ हमेशा हम कांटेक्ट में रहें, पेरेंट्स के साथ हमेशा बात करें, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, काफ़ी लोग जो है प्रेम प्रसंग में फेलियर के कारण जो है लोग टूट जाते हैं, काफ़ी लोग रिजल्ट अच्छा नहीं होने के कारण परेशान हो जाते हैं, काफ़ी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लाइफ जो है वो मैराथन है, लंबी दौड़ है, उसमें कभी भी आगे पीछे चलता रहता है। आदमी जब तक खुद ना हारे वो हार नहीं सकता, जब तक आदमी खुद के नज़रों में ना गिर जाए वो गिर नहीं सकता। आदमी को हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, अपनी भाषा को अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। कॉलेज में अपने जूनियर्स हैं उनको गाइड करना चाहिए, जो जिन जिन सीनियर्स ने अच्छा किया है उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। गाइडेंस मेंटरशिप बहुत काम आती है कॉलेज में। और अपना एक विज़न बनाना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, और उसके लिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करके अपने विज़न की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग अपने कॉलेज में अपने समय का सार्थक उपयोग करते हैं वो आगे कैंपस इंटरव्यू में भी अच्छा सेलेक्ट हो जाते हैं, वो जॉब में अच्छे चले जाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी अच्छी कर पाते हैं। हमेशा टीचर्स प्रोफेसर्स उनको सम्मान दें। हम कितने भी बड़े हो जाएं हम अपने शिक्षकों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अंदर ये गुरूर आ जाए कि हम शिक्षकों से ज़्यादा जानने लग गए हैं तो पतन का एक कारण हो सकता है। शिक्षकों से हमेशा गाइडेंस लें, क्योंकि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस रहता है। अपने सीनियर्स का गाइडेंस लें। और जो लोग पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाखों लोग पीएससी की तैयारी करते हैं। जब भी कोई तैयारी करने के पहले उसका सिलेबस देख लें, उसमें कितनी मेहनत लगेगी उसको देख लें, उस पैटर्न को देख लें, कैसे उसको क्लिक करना है उसको देख लें, फिर मैदान में कूदें। काफ़ी लोग केवल एक्सपीरियंस करने के लिए, या हम भी दो दोस्त तैयारी करें तो हम भी तैयारी कर लेते हैं, वैसे आ जाते हैं और फिर 3 4 5 साल बर्बाद हो जाता है उनका, उससे उनका मोरल भी डाउन होता है, दूसरे करियर से भी वो दूर हो जाते हैं। तो केवल ये सोच के ना आए कि हर आदमी तैयारी करेगा तो हर आदमी का हो जाएगा, ये संभव नहीं है। 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, यदि उसमें 1 लाख से ज़्यादा सीरियस कंटेंडर्स होते हैं, सीटें मुश्किल से 700-800 रहती हैं। तो कभी इस ये में ना रहें कि जो करेगा उसका हो जाएगा। यदि आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की, सही पैटर्न को क्लिक नहीं किया, सही अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं डाला, तो निश्चित रूप से आपको जो है कहीं ना कहीं असफलता ही हाथ लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि युवक जो है अपनी कैपेबिलिटी को जाने, कैसे हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानें। हर आदमी को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है उसका, क्या वीकनेस है उसका। वीकनेस को कम करें, स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ऊंचा आप अपना एम्बिशन रखेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनेट आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा। यदि आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोची है तो आप बिना ट्रेनिंग के नहीं चढ़ सकते, बिना एफर्ट के नहीं चढ़ सकते। तो यदि आपने अपना टारगेट ऊंचा रखा है तो उसी हिसाब से एफर्ट करें। कभी असफलता होती है उससे निराश ना हो, और ऊर्जा के साथ तैयारी करें, और अपनी कमियों को दूर करें और सफल हों। जी सर, आपका जो है कितनी बार में जो है सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी में? मैं लकी रहा था कि पहले अटेम्प्ट में मेरा सक्सेस हो गया था। उसके बाद मैंने एक बार और एग्ज़ाम दिया था जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो सफलता असफलता तो पार्ट रहती है। यूपीएससी में काफ़ी लोग लकी रहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ को दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, 6ठे अटेम्प्ट में भी लोगों को मैंने होते हुए देखा है। इसीलिए यदि आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, अपने स्कोर को ज़रूर देखें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और यदि आप बहुत पीछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने अंदर जो है देखने की आवश्यकता है कि क्या कमियां रह गई हैं, और जब तक आप उन कमियों को दूर नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। सर आप बताइए कि आईपीएस की जो है ट्रेनिंग कैसे होती है, और आपका जो है ट्रेनिंग कहाँ हुआ था, किस किस कौन कौन सी जो है कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है? आईपीएस की ट्रेनिंग जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है। आर्मी के बाद यदि कोई ट्रेनिंग है तो वो आईपीएस की ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में 1 साल की रिग्रेफ ट्रेनिंग होती है, जिसमें आउटडोर ट्रेनिंग रहता है, जिसमें कि आपको दौड़, भाग, रस्सा चढ़ना, हॉर्स राइडिंग करना, आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट, योगा, जो चीज़ें हो सकती हैं सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इंडोर क्लासेस में जो है कानून के बारे में बताया जाता है, पुलिस लीडरशिप के बारे में बताया जाता है, एथिक्स के बारे में बताया जाता है, स्पेशल लॉज के बारे में बताया जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के बाद एक सामान्य नागरिक जो है एक पुलिस ऑफिसर बनकर निकलता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि आप कोई भी चुनौती को आप पूर्ण कर सकते हैं। आपके अंदर जो देश सेवा की जो भावना होती है वो और ज़्यादा प्रकशित होकर निकलती है।
और आप 24/7 काम के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कभी मन में विचार आया था कि नहीं ट्रेनिंग बहुत कठिन है, अब मैं छोड़ के बीच में जाऊंगा, ऐसा करके विचार हाँ, आया था सर क्योंकि कभी? मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हुआ था, इसीलिए मैं ट्रैफिक अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करता हूँ, जिसमें कि मुझे अभी भी जो थाई बोन है फीमर, इसमें रॉड लगा हुआ है, नेल लगा हुआ है। 2 बार इसका ऑपरेशन हुआ, तो निश्चित रूप से रॉड लगे हुए पे ट्रेनिंग करना और डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैंने कहा कि यदि आपके अंदर कमज़ोरी है तो आपकी आत्म इच्छा शक्ति जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता है। और मैंने देखा कि ट्रेनिंग हर आदमी कंप्लीट कर लेता है जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने की इच्छा शक्ति रखे और एक आपके आगे एक एम्बिशन रहे कि मुझे जाके पुलिस सेवा में जाके अपने देश की सेवा करनी है। तो कभी कभी ये छल आते थे कि इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, अधिकारी को 40 किलोमीटर चलवाने की क्या आवश्यकता है, अधिकारी को 16 किलोमीटर दौड़ाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब ट्रेनिंग हम कंप्लीट करते हैं तो हम जब पीछे रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, समझ में आता है कि जो अपेक्षाएं हम अपने नीचे वालों से करते हैं, यदि हम खुद उसकी पूर्ति ना कर पाएँ तो हम नीचे वालों को बोल भी नहीं पाते, वो एक मॉरल लीडरशिप नहीं रहती है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो तो टैक्स पेयर्स मनी से हमें ट्रेन किया जाता है। और बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है। जी सर, आप पहले डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर होते हुए भी आप जो है डॉक्टरी लाइन को ना चुनते हुए आईपीएस मतलब बनने की आपको इच्छा थी, कैसे फिर ये मतलब समझ नहीं आया? मेरे पापा आर्म्ड फोर्सेस में थे, शुरू से मैंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को देखा था, तो एक वर्दी की तरफ लगाव मेरा पहले से था। मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के भी रिटन टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसी टाइम एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो मैं एमबीबीएस में आ गया। मेरी हमेशा थी कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊँ। जब मैंने मेडिकल कंप्लीट किया उसके बाद मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स नई दिल्ली से मैंने एमडी भी किया। एमडी करने के बाद मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेडिकल में डेली मैं 2, 4, 5 मरीजों को देखता हूँ, उनका भी पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। काफ़ी लोगों के पैसे नहीं होते, वो दवाई नहीं खा पाते। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इतना मेंटल इलनेस है, स्टिग्मा है, तो घर वाले उनको दवाई नहीं दे रहे हैं, समाज उसका मजाक उड़ा रहा है। जब तक हम हेल्थ का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक हर तरफ से ठीक ना करें तब तक वो हेल्थ जो है आदमी हेल्दी नहीं हो सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है। और यदि आपको फील्ड में जाके काम करना है तो सिविल सर्विस सबसे अच्छे एवेन्यू है। आईएएस हो, आईपीएस हो, ये ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप एक ज़िला लेवल पे आके ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आता है। और मैं यूथ से भी कहूँगा कि जो भी लोग जिनके मन में जनता की सेवा का भाव है, आज के दिन में इससे अच्छे सर्विसेज नहीं हैं जहाँ पे आप डेली हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव अपने कार्रवाई से ला सकते हैं। जी सर, जब आपका जो है सबसे पहले जब पोस्टिंग हुआ तो कैसा वो दिन बीता था, उसका थोड़ा भी अनुभव बताइए सर। जब मैं यहाँ पर आया तो पहले दुर्ग में प्रोबेशनर था, थाने में मेरी दुर्ग में थाने में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो थाने में रह के भी काफ़ी कैसे आप देखते हैं कैसे रोज़ नामचा लिखा जाता है, कैसे हम पेट्रोलिंग में जाते हैं, कैसे हम आसूचना डेवलप करते हैं, कैसे हम कार्रवाई करते हैं। तो नेवई थाने में 4 महीने की पदस्थापना में काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके बाद महासमुंद, उसके बाद दंतेवाड़ा। जब मैं दंतेवाड़ा मेरी पदस्थापना हुई तो घर वाले भी थोड़ा डरे थे कि दंतेवाड़ा जो है उस टाइम अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र था, लेकिन वहाँ भी लोगों के साथ रह के काम किया। करीब 300 से ज़्यादा वहाँ मैंने मेडिकल कैंप लगाए। जो आदमी स्किल सीखता है वो कभी उसका हमेशा उसका फ़ायदा रहता है। डॉक्टरी मैंने छोड़ी नहीं है, डॉक्टरी के साथ पुलिस में हूँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। वहाँ पे कई लाखों लोगों को मैंने फ्री ट्रीटमेंट किया, जिससे कि ट्राइबल्स और पुलिस के बीच में जो गैप था वो कम हुआ। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, हम लोग साथ में कैंप लगाया करते थे। दंतेवाड़ा में लगातार 5.5 वर्षों तक मैंने सेवाएँ दी, जो अपने आप में आईपीएस ऑफिसर में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर मेरी दुर्ग में पदस्थापना हुई, जहाँ पे मैंने अर्बन पुलिसिंग में कुछ नया करने की कोशिश की। जी सर, बिल्कुल दुर्ग में जो आपने काम किया है ये पूरा देश देखा है। सर, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे दुर्ग में शायद शुरुआत हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का आपका, तो ये कैसे मन में विचार आया था कि नहीं अब मेरे को मीडिया के माध्यम से अपराधियों से बातचीत करना है, जनता को इसके सामने लाना है, ऐसा करके कैसे विचार आया था? जब मैंने देखा कि ज़्यादातर अपराध जो कर रहे हैं वो 18 साल से लेके या 15 साल से लेके 30 साल के बीच के लोग कर रहे हैं, और मैंने देखा सारे अपराधी भी जो हैं वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस है।
आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है। सभी लोग आप बिना बनियान के बाहर निकल सकते हो, बिना जूते के निकल सकते हो, बिना घड़ी के निकल सकते हो, बिना पेन के निकल सकते हो, लेकिन बिना मोबाइल के कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा। और मोबाइल में हर आदमी का कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा। और यदि किसी आदमी को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ पे एफिलिएशन मिलता है, आपने कुछ किया, कुछ फ़ोटो लगाया और लोगों ने उसमें थम्स अप दिखाया, हार्ट इमोजी बनाया, तो उस लड़के को लगता है ये चीज़ अच्छा है, तो वो सोशल मीडिया की बात ज़्यादा सुनता है, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है बनस्पति घर वालों के। क्योंकि तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी कि वो बच्चों के सोशल मीडिया बिहेवियर, बच्चों के फ़ोन बिहेवियर को मॉनिटर करें, रेगुलेट करें, साथ में देखें। अन्यथा बच्चों की सोच और उनकी सोच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और इसीलिए जब अचानक घर वाले डांटते हैं तो काफ़ी बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कहीं यदि यूथ को हमें समझाना है तो हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पुलिस जो है सोशल मीडिया से थोड़ा दूर भागती थी। हम लोगों ने दुर्ग का जो फेसबुक पेज था, जब मैं गया था तो वहाँ 80,000 फॉलोअर थे। जब मैं 8 महीने बाद वहाँ से निकला तो करीब 3,20,000 फॉलोअर्स थे। और जो हमने वीडियोज़ में दिखाया उसमें करोड़ों लोगों ने इसको व्यू किया। और देखने वाले करोड़ों लोग में ज़्यादातर जो है यंगस्टर्स थे, जो उसको देखते थे, लाइक करते थे, शेयर करते थे, फॉलो करते थे। तो यदि हमने उसमें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि जो अपराधी है वो अपराध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नशे की हालत में था, तो बाकी जो नशा करते हैं उनके मन में ये बात आती थी कि हमें भी नशे से दूर रहना चाहिए। हम यदि उसको दिखाते थे कि कैसे वो ऑनलाइन सट्टे में घुसा तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, कैसे उसके समाज में उसकी मान की हानि हुई, उसको देख के बाकी लोग जो शॉर्टकट इस्तेमाल करके जल्दी पैसा कमाने में इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, MCA, BCA किए हुए लोग भी ऑनलाइन सट्टा में खेलने जा रहे थे, खिलवाने जा रहे थे, वो लोग रुके और वो कहीं ना कहीं वापस आए। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में सोशल मीडिया यूथ के ऊपर बहुत बड़ा जो है दबाव डालता है। और पुलिस और सारे शासकीय एजेंसीज़ को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो 8 महीने में करीब 150 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किए, उसमें कोई भी अपराधी दोबारा नहीं आया। ये जनरली होता है, एक आदमी अपराध करता है, जेल जाता है, उसके बाद फिर और बड़ा अपराध करता है, निकल के फिर अपराध करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपराधी को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। हमने उसकी पर्सनल काउंसलिंग की, फैमिली काउंसलिंग की, उसके आसपास के लोगों को समझाया, उसको रोज़गार में लगाया। और यही कारण है कि यदि हमें अपराध से नफ़रत करना है, अपराधी से नहीं। अपराधी भी नागरिक हैं इस देश के। यदि उसको हम समाज में मिलाएंगे नहीं, उनको जोड़ेंगे नहीं, तो अपराध बढ़ता चला जाएगा। आज कोई अपराध हुआ है, कल को कोई दूसरा आपके साथ भी अपराध हो सकता है। और हमने जनता को अपनी आँख और कान बनाई। मैंने अपना पहला शायद SP होऊंगा देश में जिसने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 जो है पब्लिक किया। जब मैंने इसको पब्लिक किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला आपको तो इतने कॉल्स आएंगे, आप सो नहीं पाओगे, आपका व्हाट्सअप जाम हो जाएगा, आप काम के कॉल नहीं उठा पाओगे। निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किलें आती हैं। जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैंने फ़ोन को साइलेंट किया हुआ है। जब मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा तो कम से कम 100 से ऊपर मिस कॉल्स होंगे और हज़ारों व्हाट्सएप होंगे। दिन भर में मैं 1000 से ज़्यादा कॉल्स जो है उसको आंसर बैक करता हूँ करीब। तो निश्चित रूप से इससे हम उस व्यक्ति का सोचे जो परेशान है, वो जब इसमें मुझे फ़ोन करता है और उसकी परेशानी का निदान हो जाता है, तो उस पर डेली कम से कम 50 से ज़्यादा लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। मेरे से बात करने के कारण शिकार से बच पाते हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर बताते हैं सर हमने आपका वीडियो देखा है इसीलिए मैं बच गया। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं। काफ़ी लोग एक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे होते हैं, वो फ़ोन करते हैं, उनको डराया धमकाया पुलिस के नाम पे जाता है। तो मैं बताता हूँ पुलिस नहीं है, वो नकली पुलिस वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जनता से जुड़ने का फ़ायदा है। और इसमें मैंने पहली बार कहा कि कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करता है, कोई भी अपराध करता है तो आपका वीडियो बनाएं और मुझे भेजें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे अपराध करने वाले लोगों के अंदर डर बैठा, टेढ़े मेढ़े गाड़ी चलाने वालों के अंदर, वो जो पटाखे के आवाज़ निकालने वाले बाइक चलाने के वालों के अंदर, नाबालिग जो गाड़ी चला रहे थे उनके अंदर, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो कहीं ना कहीं यदि हम जनता को अपना आँख और कान बनाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आदमी जब डिस्ट्रेस में रहता है, पुलिस SP से बात हो जाती है, उसका काफ़ी लोग दूसरे राज्यों से फ़ोन करते हैं जहाँ हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन उसको हम लीगल एडवाइस दे पाते हैं, क्या उनको करना चाहिए, कैसे उनको कंप्लेंट करना चाहिए, कैसे उनको रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है, नहीं आता है। तो निश्चित रूप से जनता से जुड़ के पुलिसिंग करने का एक अलग फ़ायदा है। और पहली बार ये चीज़ सामने आई जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर वो अपराधी नहीं मानेगा, मैंने अपराध किया तो क्या होगा।
मैंने कहा कि यदि उसने अपराध नहीं किया, कोई भी अपराधी, उससे यदि हम सही संवाद करेंगे तो वो दिल से उसकी बात निकलेगी, वो सही चीज़ बोलेगा। और मुझे खुशी है कि 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लिया, सब में अपराध करने वालों ने अपना अपराध खुद ही एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इस तरह से अपराध कैसे किया। काफ़ी लोग मुझे बोलते थे, सर वो तो 3rd डिग्री करने पे लोग नहीं बताते थे, आपके 1st डिग्री में बिना कुछ किए कैसे बता देते हैं। तो मैंने वही उनको बताया कि जो चीज़ लाठी नहीं कर सकती, जो चीज़ डंडा नहीं कर सकता, वो चीज़ आपका व्यवहार कर सकता है। व्यवहार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो क्रिमिनल है वो भी एक आदमी है, वो भी एक भावनात्मक इंडिविजुअल है। यदि उसको हम भावनाओं से बात करेंगे, वो उसको खुद ही यदि अपनी ग्लानि होगी, जो मैंने किया वो गलत किया, समाज के लिए गलत किया, तो उससे बहुतों के फ़र्क पड़ेगा। और निश्चित रूप से काफ़ी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, जो काफ़ी अपराधी थे, वो उन्होंने अपराध छोड़ दिया और खुद ही मुख्य धारा में जुड़ गए। कहीं ना कहीं अपराध क्यों होता है, कैसे होता है और क्या उसके नतीजे हैं, ये पहली बार जनता तक बात सामने गई। बहुत लोग टीवी सीरियल से, मूवीज़ में अपराध के बारे में देखते हैं, वो बड़ा डिस्टॉर्टेड सा वर्जन होता है, वो एक फिक्चुअस वर्जन होता है। ये लाइव वर्जन होता है कि अपराधी ने अपराध किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या कारक थे, उसने परिवार के कारण किया, कि उसने नशे के कारण किया, कि उसने कमी के कारण किया, कि उसने जोश में किया, कि उसने गुस्से में किया। बहुत लोगों को समझ में आया कि गुस्से में बड़े बड़े अपराध हो सकते हैं और काफ़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अपना व्यवहार सुधारने की भी कोशिश की, काफ़ी लोगों ने गुस्से पे भी कंट्रोल किया। तो कहीं ना कहीं हर पीसी जो है एक अलग एक्सपीरियंस होता था, और वो उसमें प्रतिलंबित होता है कि आप देख सकते हैं करोड़ों लोगों ने उसको व्यूज़ किया। स्पेशली जो हमारे साइबर फ्रॉड के बारे में, जो टावर लगाने के नाम पे ठगी, कुरियर के नाम पे ठगी, ये सब वीडियो जो है वो करीब 30 से 40 करोड़ लोगों ने उसको व्यू किया, जो दिखाता है। और यदि उस 30 करोड़ लोगों में यदि 3-4 लाख लोग भी साइबर फ्रॉड से बच पाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जी, काफ़ी मिस करते हैं सर दुर्ग भिलाई वाले आपको। आप मिस करते हैं कि नहीं दुर्ग भिलाई को? निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई जो है एक कह सकते हैं अर्बन पुलिसिंग है, मेरी जर्नी है। वहीं पे मैंने अर्बन पुलिसिंग सीखा, जनता का बहुत प्यार मिला। स्थानांतरण तो निश्चित रूप से शासन का विशेषाधिकार है और प्रोसेस है, हर आदमी का ट्रांसफ़र होता है, कोई आदमी एक जगह पे नहीं रह सकता। मैं दंतेवाड़ा में तो 4 साल रहा, कभी ना कभी ट्रांसफ़र आदमी का होना ही है। निश्चित रूप से दुर्ग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और हर जगह अपना एक नया चैलेंज रहता है। लेकिन निश्चित रूप से दुर्ग में अपराध ज़्यादा था, नेशनल हाईवे था, रोड एक्सीडेंट थे, ड्रग्स की बातें थी, ह्यूमन ऑफेंसेस थे, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिसिंग के लिए काफ़ी सीखने के लिए और वहाँ कुछ नया करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और निश्चित रूप से काफ़ी कुछ वहाँ मुझे सीखने को मिला। सर जब से आप कवर्धा में आए हो, आपका जो दुर्ग भिलाई वाला अवतार देखने को नहीं मिल रहा है, लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। कमेंट भी आता है कि जो कबीर धाम में भी, कवर्धा में भी ऐसा थोड़ा करिए सर, ऐसा करके। तो अभी यहाँ इतना देर क्यों हो रहा है वैसा रूप? निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों तरफ है। यदि आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जो क्रिमिनल है उसको बिना उसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, पुलिस ट्रायल हो रहा है, जब तक वो कोर्ट में घोषित ना हो उसको हम क्रिमिनल नहीं कह सकते। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि उसकी मान की हानि हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ भी देखा जाए, निश्चित रूप से कवर्धा में भी इसको चालू किया जाएगा। कवर्धा में कोई क्राइम उस तरह से कम है जितना दुर्ग में क्राइम है। दुर्ग में वैरायटी ऑफ क्राइम है। दुर्ग की आबादी ज़्यादा है, 18 लाख है, यहाँ की आबादी जो है कम है। दुर्ग में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन कवर्धा में भी जब भी कोई ऐसा केस होगा जिसको जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता को फ़ायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे। जी सर, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में आप कौन कौन रहते हैं आप लोग, और आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरे एक भाई और एक बहन है। भाई मेरा 2014 बैच का भारतीय वन सेवा का अधिकारी है, वो बालाघाट में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में जो है पदस्थ है। मेरी सिस्टर जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, वो रायपुर में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। मेरी जो पत्नी है वो मेडिकल कॉलेज दुर्ग में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डर्मेटोलॉजी में कार्यरत हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और मेरा एक बेटा है जो कि क्लास 6 में पढ़ता है, दुर्ग भिलाई में, दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई में वो पढ़ रहा है। सर दुर्ग भिलाई की आपकी कुछ ऐसे एक आध कुछ यादें जुड़ी होगी जिसे आप काफ़ी मिस करते होंगे, जैसे कहीं घूमने के लिए या फिर खाने का, ऐसे कुछ है? दुर्ग भिलाई में तो बहुत यादें हैं। वहाँ पे क्राइम से लेके यादें हैं। वहाँ पे एक बार एक मर्डर हो गया था अमलेश्वर में, दिन दहाड़े एक जो हत्या कर दी गई थी एक ज्वेलर की। उसको इंटर स्टेट गैंग था, उसको हमने रिकॉर्ड 48 घंटे के अंदर बनारस से जाके पकड़ा था, जिसमें 2 बिहार के थे, एक उत्तर प्रदेश का था। कुम्हारी में एक हत्याकांड हुआ था, 4
परिवार के दो बच्चे और माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उसको हमने रिकॉर्ड 24 घंटे में जो डिटेक्ट किया। वहाँ पर जब भी हम रात में गश्त करते थे, देर रात तक गश्त होती थी, सारे गेस्टेड ऑफिसर्स होते थे, तो जो होटल खुला रहता था वहीं बैठ के हम लोग खाया करते थे। बड़ी टीम थी, काफ़ी सारे 20 से ज़्यादा गेस्टेड ऑफिसर्स थे, 30 से ज़्यादा थाने थे। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस जो है ज़िंदगी भर याद रहेगा। सर, जब आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के दौरान जैसे आप और क्या क्या जो है एक्टिविटी में जो है जैसे भाग लेते थे, और क्या आपका जो है शौक़ रहता था पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मुझे डिबेट का बहुत शौक़ था। एक्सटेम्पोर में डिबेट और एक्सटेम्पोर में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। जब भी मैं मंच पे चढ़ता था मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था और मैं अच्छा डिबेटर था। मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में इंग्लिश और हिंदी के 3 डिबेट जो है मैंने उसमें जीते हैं। बाकी बुक्स पढ़ना मुझे पसंद था। स्पोर्ट्स में खेलता, क्रिकेट फुटबॉल काफ़ी खेलता था, अच्छा नहीं खेलता था। देखने का बहुत शौक़ था, क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना, लॉन टेनिस देखना, टेबल टेनिस देखना, स्विमिंग देखना। स्पोर्ट्स स्पिरिट, निश्चित रूप से हर आदमी को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आदमी को सिखाता है कि कैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे हम पीछे रह के भी अचानक आगे निकल सकते हैं, टीम भावना कैसे है। एक आदमी कितना भी अच्छा हो, जब तक वो टीम अच्छी ना बनाए वो अच्छा नहीं कर सकता। पुलिस में भी ऐसा ही है, जब तक आप टीम अच्छा नहीं बनाएंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। जब आप अच्छे अधिकारियों को चुनते हैं किस में क्या खासियत है, तो एक अच्छी टीम बन पाती है। तो खेलना, कूदना, पढ़ना, ड्रामा में पार्टिसिपेट करना, डिबेट, एक्सटेम्पोर सब पसंद था मुझे। जी सर, अभी आने वाले समय में क्या प्लान है कबीरधाम ज़िले को लेकर? कबीरधाम में, क्योंकि ये धर्म नगरी भी है, अभी भोरमदेव भी चल रहा है, इसके हमने भोरमदेव भगवान सावन में हमने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। यहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा है। नेशनल हाईवे चलता है, तो एक्सीडेंट्स को रोकना, कैसे चिल्फी घाटी में जाम लगता है, जाम को हम कैसे कम करें जिससे लोग जल्दी वहाँ से क्रॉस हो पाएँ, धार्मिक उन्माद ना रहे, ट्राइबल नॉन ट्राइबल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। जब से मैं 2 महीने से आया हूँ यहाँ काफ़ी शांति बरकरार है। आगामी चुनाव भी सामने है, चुनाव में भी शांतिपूर्वक चुनाव कराना। नक्सल क्षेत्र भी है यहाँ पे, कान्हा भोरमदेव एरिया कमेटी नक्सली भी नक्सली क्षेत्र है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। तो अच्छे ऑपरेशंस करके नक्सलियों को ढेर करना, जो नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको आत्मसमर्पण करना। कवर्धा जो है, कबीरधाम अर्बन और नक्सल रूरल तीनों पुलिसिंग यहाँ पे है। यहाँ पे बैगा प्रजाति के जनजाति के लोग हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, करीब 60,000 उनकी आबादी है। उनके लिए भी, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करना, प्रशासन के साथ मिलके काम करना। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारा मध्य प्रदेश के 3 जिलों का बॉर्डर लगता है, बालाघाट का, डिंडोरी का, मंडला का। इधर अपने राज्य में मुंगेली का, खैरागढ़ का, राजनांदगांव का, बेमेतरा का। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। चुनाव में बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे और उसके लिए पुलिस ने जो है कमर कस ली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय निकाल कर समय दिए, हमसे बात किए। कुछ आपके चाहने वालों को कुछ संदेश और देना चाहेंगे सर? मैं यही संदेश दूंगा कि सभी यूथ से कि वो नशे से दूर रहें, गाड़ी सावधानी से चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज़िंदगी में शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, मेहनत करें, अपना एक विज़न बनाएं, अपना एक ड्रीम बनाएं और पूरी मेहनत के साथ उस विज़न को पूरा करने की, अपने जो अपना एम है उसको पूरा करने की कोशिश करें। युवा शक्ति ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। 21st सेंचुरी में यदि इंडिया को सुपर पावर बनना है तो वो यूथ ही बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।